नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम रीजनिंग का एक चैप्टर देखेंगे कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर का पहले सामान्य परिचय हो जाए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो कैलेंडर जो होता है चार प्रकार का होता है: विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है। विक्रम संवत और शक संवत जो है ये हिंदू धर्म से रिलेट करता है। हिजरी कैलेंडर जो है इस्लामिक रिलीजन से रिलेट करता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वर्तमान में जो हम लोग यूज करते हैं कैलेंडर, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। विक्रम संवत को हम चंद्र कैलेंडर में बोलते हैं। अशक संवत जो है इसको सौर कैलेंडर बोला जाता है। हिजरी कैलेंडर को हम चंद्र कैलेंडर बोलते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम सौर कैलेंडर बोलते हैं। ठीक, हमको जो पढ़ना है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। टोटल जितना पढ़ना है पूरा का पूरा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। इसका आविष्कार जो है कौन किया था? तो इसका आविष्कार जो है रोम के 13वें पॉप ग्रेगरी ने किया था। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं और फिर उसके बाद जो है क्रिश्चियन धर्म में पादरी होते हैं, ठीक उसी तरह जो है ये भी एक तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं। ठीक, और इन्होंने किया क्या था, ईसा मसीह के जन्म दिवस को जो है ईसा मसीह के जन्म दिवस को 1 जनवरी सन 1 और दिन सोमवार मान के अपने कैलेंडर का आविष्कार किया था। और इन्होंने ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसा बाद कहा था। ठीक, इतना समझ में आया। अब इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो होता है एक दिन जो होता है वो ये जब पृथ्वी जो है सूर्य के सामने अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक दिन। एक दिन जो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड के बराबर होता है। ये चीज याद रखने की, एक दिन जो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड के बराबर होता है, लगभग 24 घंटा के बराबर होता है। और एक वर्ष जो है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एक वर्ष। और एक वर्ष जो होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48.51 सेकेंड के बराबर होता है, लगभग 365 दिन। ठीक, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उससे क्या होता है, दिन रात होता है। और लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है एक चक्कर लगाएगी तो उससे क्या होगा, ऋतु में परिवर्तन, जाड़ा गर्मी बरसात उसमें चेंज होगा, है ना। एक चीज थोड़ा सा इसमें ये ध्यान दीजिएगा, 365 दिन 5 यानी 365 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो हमारा जो फरवरी का 28 और 29 वाला महीना होता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, यही 5 घंटा 48 मिनट 48.51 सेकेंड जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 साल में जो है ये 24 घंटा के बराबर हो जाती है। यही कारण है कि 29 का महीना फरवरी का 4 साल बाद आता है, जिसे हम लीप वर्ष करते हैं। ये देख लीजिए, साधारण जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष उसको कहेंगे जिसमें फरवरी का महीना 29 का होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और 29 का होने का कारण क्या है, बस यही है कि ये 5 घंटा 48 मिनट और 48.51 सेकेंड जो है 4 साल में धीरे धीरे बढ़ते 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 24 घंटा के बराबर होती है। इसलिए जो है ये फरवरी जो है 29 का हो जाता है, 28 की जगह 29 का। अब हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे। लीप वर्ष को पहचानने का क्या नियम है, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में चलते हैं। जैसा कि लीप वर्ष के बारे में बताए थे कि लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है, जिसके कारण इसमें 366 दिन हो जाते हैं, है ना। प्राय जो है लीप वर्ष जो है 4-4 साल पे आता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति होती है जिसके कारण जो है कभी-कभी लीप वर्ष जो है 8 साल बाद आता है ना। तो पहले ये फरवरी 29 का क्यों होता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, है ना। तो ये देखिए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48.51 सेकेंड है ना। यानी ये जो है 365 दिन से कुछ ज्यादा है। तो कितना, लगभग ये मान के चलते हैं 5 घंटा, है ना। ये मिनट भी है लेकिन मान के चलते हैं 5। एक साल में 5 घंटा बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 5 चौक 20 घंटा तो सीधा सीधा बढ़ रहा है। ये मिनट और सेकेंड मिला के ये भी जो है ये 4 घंटा जो है और एक्स्ट्रा कर देता है, 20 4 24 यानी एक दिन के बराबर, थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है। 24 घंटा कुछ मिनट जो होता है वो ज्यादा होता है ना। वही जो मिनट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है कि 4 साल पे लीप वर्ष ना आके 8 साल पे आती है ना। तो लीप वर्ष वो 8 साल पे कैसे आती है वो हम बताएंगे अभी, है ना। इसको इस वाले चीज को अभी समझा रहे हैं, है ना, कैसे आता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं
कि लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो ये पहचानने का नियम है, साधारण वर्ष को 4 से भाग दिया जाता है, शताब्दी वर्ष को 400 से भाग दिया जाता है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिसके अंत में 2 जीरो हो, उस वर्ष को हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष, है ना। जैसे जैसे ये लिखा है तो इसको हम शताब्दी वर्ष बोलेंगे, ठीक है ना। सिंगल जीरो लिखा रहेगा तो उसको शताब्दी वर्ष नहीं बोलेंगे, डबल जीरो होना चाहिए। जैसे इसमें लगा है तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। बात समझ गए, है ना। तो ये कह रहा है कि शताब्दी वर्ष को 400 से भाग दिया जाता है और शेषफल शून्य प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा, है ना। तो ये पहला पता कर लेना है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। तो ये साधारण वर्ष, इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो साधारण वर्ष होगा तो इसको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। यदि 4 से कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो रिमाइंडर होगा, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो हम पूरा का पूरा भाग नहीं देने जाएंगे। 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि लास्ट को 2 अंक से भाग दीजिए, यदि वो कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हमको लास्ट का केवल 2 अंक 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, 1 बच गया, 11 हुआ। ये 4 दूना के 8, ये नहीं कटेगा, 3 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं 4 से, है ना, क्योंकि ये जो है साधारण वर्ष से, लीप वर्ष नहीं है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, 1 रिमाइंडर बचा, ये 12 हो गया। 4 3 या 12, 2 रिमाइंडर बचेगा इसमें, तो ये जो है ये भी नहीं होगा। ठीक, इसको जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना के 8, 1 बचा, 16 हुआ, 4 चौका 16, यानी ये कट जाएगा। तो ये क्या है, ये लीप वर्ष है। इस वर्ष में फरवरी जो होगा 29 का महीना होगा। अब ये जो है लास्ट में 2 डबल जीरो दिया है, तो इसको 4 से नहीं भाग देंगे, ये क्योंकि ये शताब्दी वर्ष हो गया, इसको 400 से भाग देंगे। तो 400 से इसको भाग दिया जाएगा जब, तो 2 जीरो तो खत्म हो जाना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 2 रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर हमको नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रहे। जब हम 4 से भाग दें, 400 से भाग दें, यदि रिमाइंडर बच रहा है तो वो लीप वर्ष नहीं है, यानी ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। अभी इसके लास्ट में 7 है, यानी ये शताब्दी वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष को 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे तो ये 7 है, तो 4 1 4, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या है, ये भी नहीं है। ठीक, इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, लास्ट में 8 है, 4 से भाग देंगे। इसको जो है लास्ट में 30 है ना, तो 4 से भाग देंगे तो 30 को जब 4 से भाग देंगे, 4 7 28, कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, यानी ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसको डिवाइड कर देते हैं 98 को, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 1 रिमाइंडर बचा, 18 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक, अब इन दोनों के लास्ट में डबल जीरो है, तो ये शताब्दी वर्ष है। इसको भाग देंगे किससे, 400 से। तो 400 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 जीरो खत्म, 4 6 24, यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। उसी तरह इसको 400 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे, 4 5 20, ये भी कट जाएगा, यानी ये क्या है, लीप वर्ष है। आशा करते हैं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानना आ गया होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 2096 चल रहा है, तो 2096 क्या है, ये लीप वर्ष है, बिल्कुल है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 6 उतरेगा, 4 चौका 16, कट जाएगा, यानी ये पूरा कट गया, तो ये हो गया लीप वर्ष हो गया। अब इसके अनुसार जो है कि 4-4 साल पे जो है हमारा लीप वर्ष आता है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो 2100 ये हो गया शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो 2100 को 400 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 5 20, 1 रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये क्या है, ये लीप वर्ष है, नहीं है, नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें फरवरी 29 का नहीं होगा, 28 का ही होगा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 2104 ना, यानी 2104 हो जाएगा, और 2104 को जब 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। तो इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, 8 साल का अंतर है। तो लीप वर्ष जो है कभी कभी विशेष परिस्थितियों में 8 साल पे भी आता है, नहीं तो जनरली 4 साल पे तो आता ही है ना। लीप वर्ष 4-4 साल पे आता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 8 साल पे आता है। अब हम चलते हैं विषम दिन याद करना, आगे देखेंगे विषम दिन कैसे ज्ञात किया जाता है।
आगे देखते हैं विषम दिन क्या होता है ना। ऑड ऑड डे क्या होता है, किसी भी माह वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह क्या कहलाता है, उसका विषम दिन कहलाता है। ठीक, विषम दिन का एक्चुअल में मतलब होता है जैसे हम संडे से ले रहे हैं तो संडे से सैटरडे तक ये पेयर बन जाएगा सातों दिन का, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा विषम दिन नहीं सम दिन कहलाएगा। ठीक, पेयर बन जाएगा तो सम दिन, पेयर बनने के बाद एक्स्ट्रा बचेगा, है ना। जैसे हम ले लेते हैं 9 दिन ले लेते हैं, है ना। 9 दिन में से 7 दिन का तो हमारा पेयर बन जाएगा। ये यदि इतवार से शुरू करेंगे तो शनिवार तक 7 दिन हो जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा विषम दिन कहलाएगा। ठीक, बात समझ में। तो जैसे जनवरी होता है 31 का महीना होता है, हमको विषम दिन ज्ञात करना है तो 31 पे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28, है ना। 31 में से 28 निकाल दीजिए, 2 1 3, यानी ये 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो यही जनवरी 31 का होता है तो इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक, अब फरवरी जो होता है 28 और 29 को होता है, यदि 28 को होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी इसमें क्या होगा, कोई विषम दिन नहीं होगा, 0 होगा। ठीक, यदि 29 का होगा तो 7 चौक 28, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, आगे जब सवाल लगाएंगे तो इन सब चीजों का बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28, इसमें विषम दिनों की संख्या 3, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, ये कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 31 है तो ये 3 रिमाइंडर बचेगा, 30 है तो 2 बचेगा, 31 है तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, यहाँ पे 31 है तो कितना रिमाइंडर, 3 बचेगा। और ये जो है सितंबर 30 है तो 30 है तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और ये 31 है तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ये 30 है तो 2 रिमाइंडर, और 31 है तो 3 रिमाइंडर। ठीक, इतना चीज याद रखेंगे। यदि 31 का महीना है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। यदि जो है 30 दिनों का महीना है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यदि 28 का महीना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी उसमें विषम दिनों की संख्या 0 है। यदि 29 का महीना है उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। आशा करते हैं कि महीना में विषम दिनों की संख्या निकालने आ गया होगा। अब ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये बहुत बार पूछा गया है, इनको देख लेते हैं। ये कह रहा है एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करिए। तो एक साधारण वर्ष होता है तो उसमें 300 कितना होता है, 65 दिन होते हैं। ठीक, एक साधारण वर्ष रहेगा तो 365 दिन होगा, और लीप वर्ष रहेगा तो 366 दिन होगा। हमको विषम दिन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे। ठीक, 7 से भाग देंगे, और हमको रिमाइंडर विषम में, हम विषम दिन निकालने में हमको रिमाइंडर से मतलब होता है, कितना बार जा रहा है उससे लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन लीप वर्ष निकालेंगे तो उसमें बार से हमको मतलब रहेगा, है ना। अभी आएंगे उस पे तो उस पे बात करेंगे। ये याद रखिएगा, विषम दिन रहेगा तो हमको रिमाइंडर से मतलब है, और लीप वर्ष निकाल रहे हैं तो हमको के बार गया है उससे मतलब है। ठीक, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 5 35, 1 बच गया, ये हो गया 7 दूना के 14, ये 1 बच गया। यानी एक साधारण वर्ष यानी 365 दिन का रहेगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 विषम दिन होंगे। कितने होंगे, 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, और वही 366 होगा तो यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा, यहाँ उतरेगा ये 6, और रिमाइंडर इस बार कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 366 का रहेगा दिन, यानी लीप वर्ष रहेगा, तब विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ विषम दिन होगा, और विषम दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इस चीज को याद रखेंगे। एक साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी, और एक लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यदि 31 का महीना तो उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। यदि जो है 30 का महीना तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। यदि 28 का है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कुछ भी नहीं होगी क्योंकि कट जाना है। 29 का महीना है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। ठीक, अब चलते हैं लीप वर्ष काउंट करना।
आगे चलते हैं, आगे लीप वर्षों की गणना करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। ठीक, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। तो हम बताए थे लीप वर्ष निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4-4 साल के अंतर पर होता है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 25 चौक का 100 है ना, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, यानी जो है 1 से लेके 100 तक के वर्षों में जो है कहे तो 25 लीप वर्ष आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये 100वां साल आएगा तो ये जो है शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो शताब्दी वर्ष को किससे, 400 से भाग देंगे। ठीक, तो ये नहीं कटेगा, यानी 100वां साल जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है तो एक माइनस कर देंगे, यानी 24 ही लीप वर्ष पड़ेंगे, है ना, 1 से लेके 100 तक, यानी 100 वर्षों में जो है लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 24 ठो होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। ठीक, 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहला 100 और दूसरा 100 है ना, 100 सालों में कितना, 24। ठीक, और दूसरे 100 साल में कितना होगा, यहाँ भी 24 होगा, और 200 ये क्या, ये शताब्दी वर्ष जो है ये लीप वर्ष है नहीं है, तो इसमें भी 24 होगा, तो 24 और 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितना आ जाएगी, यानी पहला 100, दूसरा 100 साल, तीसरा 100 साल, तो यहाँ कितना होगा, 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा, है ना। 300वां साल जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि इसको 400 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 400 से नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया, 24 या 72, यानी 300 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और चौथा क्वेश्चन, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो इसमें 400 में 100 पहला होगा, फिर 100 साल होगा दूसरा, फिर तीसरा 100 साल, चौथा 100 साल, 400 साल हो गए। ठीक, तो यहाँ कितना होगा, 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा और यहाँ भी 24 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ 24 न होकर 25 हो जाएगा, क्योंकि 400वां साल जो है ये भी लीप वर्ष है। अभी तक 100 साल, 200 साल, 300 साल निकाले थे, तो आखिरी वाला जो है वो शताब्दी वर्ष था और 400 से डिवाइड किए थे तो ये लीप वर्ष नहीं मिला, लेकिन इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप वर्ष मिल जाएगा। तो ये आखिरी वाला 24 न होकर 25 हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया, 24 या 72, अब 72 और 25 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 5 2 7 97, यानी 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। ठीक, 400 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 97। अब जो है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हम काउंट करेंगे, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। चलिए आगे देखते हैं, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 4 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो पहला सवाल है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो पहले तो 100 वर्षों में हम पता कर लेते हैं कि कितने साधारण वर्ष है, कितने लीप वर्ष है, कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष है। तो अभी जस्ट निकाले हैं 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष आया था, 24 आया था, 4 से भाग दे देंगे, 25 चौक का 100, लेकिन ये 100वां जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए 25 में से 1 माइनस करेंगे, 24 हो जाएगा। तो 100 में से 24 जो है 24 लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 100 माइनस 24, इसको घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और ये 9 में से 2 गया कितना बचा, 7 बचा। ठीक, यानी 76 तो साधारण वर्ष पड़ेगा और 24 तो कितना पड़ेगा, लीप वर्ष पड़ेगा। हम निकाले थे कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है ना,
लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 76 और 24 दूना 48, दोनों को जोड़ के 7 से भाग देंगे। ठीक, ये याद रखेंगे। ये कितना हो गया, 8 6 14 के 4, कैरी हो गया 1 और 7 4 11, 11 1 12। ठीक, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इसको 7 से डिवाइड करके देख लेंगे कि 7 7 का कितना पेयर बचता है, कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया। अब क्या करते हैं, अब 7 को 124 में डिवाइड कर देते हैं। तो 124 डिवाइड बाई 7, 7 एक कम 7, ये बच गया 5, 54, 7 7 49, ये कितना बच गया 5, 5 रिमाइंडर बचा, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये चीज हम याद रखेंगे, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये दूसरा वाला चलते हैं। ठीक, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो 2 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो 1 वर्ष में 5 है तो 2 वर्ष में कितना होगा, 10 होगा। तो 10 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7 और 3 रिमाइंडर बचेगा, ये हो जाएगा 3, यानी इसमें रिमाइंडर बचेगा 3। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक, अब निकाल लेते हैं अगला, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 1 वर्ष में 3 है, 1 वर्ष में 5 है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 15, 15 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, 7 दूनी का 14, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। और 400 वर्षों में विषम दिनों की कितनी हो जाएगी, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यानी 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 है, तो 400 साल में कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 चौक 20। लेकिन ध्यान देंगे ये जो है ये क्या है, हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें एक और जोड़ देंगे, तो और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तरीके 21 डिवाइड बाई 7, 7 तरीके 21, यानी इसमें 0 रिमाइंडर बचा। तो यानी 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, इसमें एक इसलिए जोड़े हैं क्योंकि ये लीप वर्ष था, और लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो एक पहले से ही हम काउंट उसमें कर चुके थे, एक और काउंट करना था। ठीक, यदि नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बता देते हैं। देखिए ये एक न समझ में आया होगा कि ये कैसे जोड़े हैं, ये 0 आया है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको बेसिक से समझ लेते हैं। 400 सालों में, तो हम लोग 400 वर्षों में निकाले थे, लीप वर्ष कितना आया था, 97 आया था। ठीक ना, लीप वर्ष कितना आया था, 97, तो 400 में से 97 निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक, ये 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 3। और एक जो है लीप वर्ष रहता है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2 रहती है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और साधारण वर्ष में 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो कितना हो गया, 7 दूनी के 14 के 4, 9 दूनी 18 1 19, और ये हो गया 303, इसको जोड़ देते हैं। ठीक, 4 3 7, ये कितना हो गया 9 और 3 1 4, और इसमें क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49। ठीक, ये खत्म, ये खत्म, 7 1 कम 7, ये खत्म, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां से एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। ठीक, और यही हमको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक, नोट पॉइंट। ठीक, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 5। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 3। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। और 400 या 400 का मल्टीपल, यानी 800, 1600, ये 1200, 1600। ठीक, यानी इस तरह रहेगा, तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 होगी। तो ये हमको सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, जब दिनों की संख्या हम निकालेंगे तब, है ना, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला है।